ठंड में बोरी और भूसे का घर और घरेलू सामान। बहुत तेज़ ठंड है बाहर, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। हाँ भाग्यवान, सो तो है। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि अब वही ठंडी हवा चल रही है तो दिसंबर जनवरी की ठंड में क्या होगा। तभी उसकी पत्नी बोलती है, जैसे हर बार की ठंडी बीती है वैसे ही ये ठंडी भी बीत जाएगी। क्या ही ठंड बीतेगी माँ जी, देखो तो छत टूटी हुई है, बाहर सी की हवा, सारी ठंड हवा टूटी छत और खिड़की से अंदर आ रही है। हर ठंड में हाल बेहाल हो जाता है। आप लोगों को क्या है, ठंडी में तो हमें न झेलनी पड़ती है, अपने हिस्से के भी बिस्तर हम आपको दे देते हैं। तो कहीं से लेकर आई थी क्या बहू? जब लेकर आई होती तो मज़े से तुम भी कंबल रजाई ओढ़कर सोती। मेरी तो नसीब ही ख़राब है, ना जाने कहाँ से गरीब घर की बहुएं ले आई मैं। फिर कमला एक फटा हुआ कमला लेकर बाहर जाती है। तभी सभी देवरानी जेठानी आपस में बातें करती हैं। देख रही हो दीदी, सासू माँ तो ऐसे ताने देती हैं जैसे हम धन्ना सेठ के ससुराल में ब्याह कर आए हैं। जब देखो तब हम सबको गरीब घर का होने का ताना देती हैं। जब किसी चीज़ का कोई इलाज नहीं है तो क्या फ़ायदा बोलकर, चलो काम में लग जाओ, जल्दी से काम निपटा लेते हैं। शाम होते ही सहरन बढ़ जाती है, फिर काम भी नहीं हो पाता सही से। जिसके बाद सारी बहुएं घर के काम में लग जाती हैं। कोई झाड़ू लगाता है, कोई पोछा लगाता है, कपड़े धो रही होती है तो कोई बर्तन। मैं बाहर से पानी लेकर आती हूँ, वरना शाम हो जाएगी तो पानी भी बर्फ़ जैसा हो जाएगा। गायत्री काजल के साथ नदी पर जाती है। आओ दीदी, ये पानी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, लेकिन इतनी जल्दी पानी ठंडा कैसे हो गया? अभी तो शाम भी नहीं हुई है, देखो तो कितनी ठंड हवा चल रही है। लगता है अब की ठंड जल्दी शुरू हो जाएगी। सो तो है दीदी, चलो अब जल्दी से पानी भर कर घर ले चलते हैं। ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, नहीं पैर ठंडे हो जाएंगे। फिर दोनों बहुएं नदी से पानी भरकर घर आ जाती हैं और पांचों बहुएं मिलकर चूल्हे पर खाना बनाती हैं। और फिर तभी कुछ देर बाद शाम अपनी दिहाड़ी से लौटकर पांचों के पति घर वापस आते हैं। अरे आप लोग के सिर पर पानी कैसे है? पानी नहीं है, ये बाहर ओस पड़ रही है, अब ठंडी शुरू हो चुकी है। आप लोग हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। फिर पांचों बहुएं मिलकर सभी के लिए खाना लगाती हैं और बिस्तर लगाती हैं। खाना खाकर सभी सोने चले जाते हैं। पांचों बहुएं ज़मीन पर चटाई बिछा कर सो रही होती हैं और पतली सी चादर ओढ़ रखी थी। ठंड की शुरुआत हो चुकी थी, बाहर तेज़ हवाएं चल रही थी और घर की खिड़कियां और छत टूटी होने के कारण ठंडी हवाएं घर से बाहर आती हैं और घर में सोए लोगों को तेज़ ठंड लगने लगती है। अचानक रात में सिहरन बढ़ जाती है। चादर इतनी पतली है कि पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ ओढ़े हैं। तभी पूर्णिमा देखती है कि हल्की ठंड से ही उसकी सांस की हवाएं उड़ रही हैं। कंबल ओढ़ने के बावजूद उनके दांत गड़गड़ा रहे हैं। ये दांतों की गड़गड़ाहट की आवाज़ कहाँ से आ रही है? हल्की ठंडी हवा से माँ जी को ठंड लग रही है। मैं यह चादर माँ जी को उड़ा देती हूँ, वरना हमारी तो नहीं लेकिन माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है दीदी। फिर पांचों बहुएं जो एक ही चादर ओढ़ कर सो रही थी, वह चादर अपनी सास को उड़ा देती हैं और हल्की ठंड में बिना को कुछ ओढ़े चटाई पर ठिठुर कर सो रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बाहर हल्की ठंड पड़ने लगी थी और रोज़ बहुओं को ठंडी में सोना पड़ रहा था। टूटी छत के कारण घर में ज़्यादा ठंड लगती थी। एक दिन, दीदी अब मैं परेशान हो गई हूँ। यह माँ जी, ननद जी और बाकी घर वाले तो मज़े से चादर ओढ़कर कंबल ओढ़कर सोते हैं। हमें ही हमेशा अपनी चादर कभी नीतू को तो कभी माँ को क्यों ओढ़ानी पड़ती है? हाँ, आज तो मैं इनसे कहूँगी कि छत खिड़की मरम्मत करवाओ। बिना मरम्मत के कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, वरना हम सब का ख्याल रखेंगे लेकिन हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। ठंड आते आते पांचों बहुएं ने तय कर लिया था कि आज अपने पतियों से बात करके रहेंगी। वहीं शाम में जब पांचों के पति अपने घर से आते हैं तो वह बोलती हैं, अजी ठंडी का मौसम आ रहा है, देखो ना घर के खिड़की दरवाजे छत सब टूट चुके हैं, प्लीज़ मरम्मत करवा दो, वरना ठंडी में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तभी पूर्णिमा का बेटा बोलता है, हाँ पापा मम्मी सही कह रही है, घर का खिड़की दरवाज़ा टूटा है, इसी के वजह से और ठंडी लगती है, इसे सही करवाना बहुत ज़रूरी है। तभी पूर्णिमा बोलती है, सब तो मस्त से सो जाते हैं आराम से, लेकिन आप लोग आराम से सो सकें इसलिए हम पांचों अपनी चादर भी दे देते हैं, लेकिन ऐसा कब तक होगा? तभी उसकी सास बोलती है, अच्छा तो अब ये पांचों बहुएं अभी से घर में अपना चलाना चाहती हैं। बहू छत और खिड़की मरम्मत करवाने हैं के लिए पैसे लगते हैं और पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। सोचा था कि मेरी बहुएं आएंगी तो दहेज लाएंगी, तब घर की मरम्मत करवाऊंगी, हमारी स्थिति सुधर जाएगी। मुझे क्या पता था मैं कंगाल बाप की 5 बेटियां ब्याह कर ला रही हूँ।
तभी दूसरी बहू बोलती है, अम्मा जी ऐसा तो मत कहो, आप लोग कौन से बड़े अमीर हो, गरीब की बेटी गरीब के घर आई तो दहेज की कौन सी बात होती है, क्यों नहीं होती है दहेज की बात बहू, आजकल हर कोई दहेज करता है, दहेज का कोई रिवाज है हम समाज में। हमारे पति तो ज़्यादा कमाते भी नहीं हैं और यहाँ तो हमारी ज़िंदगी मायके से भी ज़्यादा नरक है, किस बात का दहेज लेंगे आप, वो भी शादी के इतने सालों बाद। तभी उसकी सास बोलती है, हीरा जैसा बेटा दिया है तुमको, अगर रहना है तो शांति से रहना, नहीं तो अपने बाप को फ़ोन करके घर के मरम्मत के पैसे मांगो। हम गरीब हैं माँ जी, भिखारी नहीं, और हम पापा से पैसे तो नहीं मांगेंगे, उनकी हालत वैसे भी बहुत ख़राब है। हाँ, और हमारे पास तो घर है, माँ पापा हमारी शादी के बाद इतने कंगाल हो गए कि छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं, वो घर की मरम्मत के पैसे कहाँ से लाएंगे। देख रही हो माँ, मायके की बात आते ही कैसे पांचों भाभी का मुंह खुल गया। हाँ, कुछ ज़्यादा ही मुंह खुल गया इनका। अगर तुम पांचों अपने पापा से पैसे मंगवा रही हो तो ठीक है, वरना तुम पांचों इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ इस घर से। तभी बहुएं बोलती हैं, माँ जी आपके साथ हमारे पति का भी घर है, अजी देख रहे हो माँ हमसे कैसे बात कर रही हैं, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। तभी बेटे बोलते हैं, हम माँ के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, या तो तुम पैसे मंगवाओ या तो यह घर छोड़कर जाओ, क्योंकि हमारी इतनी कमाई नहीं कि हम घर की मरम्मत करवा सके। सुन लिया कलमुही, तुम पाँचों ने, अब निकलो यहाँ से। पाँचों बहुएं रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन कमला की एक ही जिद थी, मायके से पैसे लाओ या तो घर से जाओ। पाँचों बहुएं अपने मायके वालों को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह मायके फ़ोन नहीं कर रही थी। तभी कमला पाँचों बहुओं को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। वहीं नंद ससुर पाँचों बेटे सब चुपचाप खड़े थे, वहीं आसपास के पड़ोसने भी तमाशा देख रही थी। अच्छा हुआ कि कमला गरीब है, अमीर होती तो बहुओं का खून चूस लेती, और नहीं तो क्या, इसकी पाँचों बहुएं इतनी काम करती हैं फिर भी उन्हें परेशान करने से कमला बाज नहीं आ रही है। इतनी ही हमदर्दी है इन पाँचों से तो घर में शरण दे दो। कमला की बात सुनते ही पड़ोसियों का मुंह बंद हो जाता है। वहीं पाँचों बहुएं घर से बाहर निकल जाती हैं, यहाँ वहाँ दर बदर की ठोकरें खा रही थी। उनके पास ना अब रहने का ठिकाना था, यहाँ वहाँ घूम कर रहने के लिए जुगाड़ कर रही होती हैं। ऐसे ही घूमते घूमते रात हो जाती है। तभी विनीता को एक बड़े से मैदान में 5 बड़ी पाइप दिखाई देती हैं। दीदी रात हो गई है, ठंडी हवाएं बहना शुरू हो गई हैं, खाना तो मिलेगा नहीं, लेकिन वो देखो वहाँ 5-5 बड़ी पाइपें हैं, क्यों ना आज रात हम उन पाइप में घुसकर सो जाएं, ठंडी से तो बच जाएंगे ना। अरे हाँ विनीता, बहुत सही समय पर तेरा दिमाग काम किया है, चलो आज हम यहीं रुक जाते हैं। पाँचों बहुएं बड़ी सी पाइप में घुसकर सो जाती हैं। वहीं अगली सुबह पाँचों काम की तलाश में गांव में दर बदर भटकने लगती हैं। काका आपके खेतों में कोई काम है तो बताओ, मैं कर देती हूँ। हाँ, यह धान कटवाना है और फिर इन्हें पीटना भी है, इसके लिए तुझे 3 लोग की ज़रूरत है। हम 3 हैं, हम कर लेंगे काका। फिर पूर्णिमा, गायत्री और नैना धनीराम के खेत में धान कटाई करने लगती हैं। वहीं शाम में, अरे वाह, तुम तीनों ने तो बहुत जल्दी सारा काम निपटा दिया, ये लो तुम्हारी तनख्वाह। दीदी ठंड होने लगी है, सुनो ना, यह जो पूरा निकला है धान का, काका से पूछो ना क्या करेंगे, वरना हम इस पूरे को साथ ले चलते हैं, कुछ ही नहीं तो आग जलाकर तापने के काम आएंगे। हाँ सही कह रही हो, खाना बनाने में भी मदद हो जाएगी इससे। काका आपको ये भूसे की ज़रूरत है क्या? नहीं बेटा, मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी मेरे यहाँ जानवर भी तो नहीं है, मैं क्या करूँगा इनका, इतने सारे भूसे का। फिर तो तीनों बहुएं भूसे की झाल में सारा भूसा भर कर वहीं खाली मैदान में ले जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ काजल और विनीता लोगों के घरों में बर्तन कपड़ा धोने का काम मिल जाता है। दोनों अपने काम से वापस आ रही होती हैं कि उन्हें राशन की दुकान के सामने ढेर सारे फटे पुराने बोरी दिख रहे थे। दीदी देखो ना, वहाँ कितने सारे बोरे रखे हैं, ठंड में ठिठुरने से अच्छा है अगर यह बोरे हमें मिल जाते हैं तो ठंड में काम आएंगे थोड़ा। वो दुकानदार हमें बोरी क्यों देगा? दीदी एक बार पूछ तो सकते हैं ना, उसमें क्या हुआ। इसके बाद विनीता राशन वाले के पास जाती है तो दुकानदार, हाँ बहन क्या चाहिए बताइए। भैया जी, ये दुकान के बाहर जो बोरे रखे हैं, यदि आपके काम के ना हो तो क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? तभी दुकानदार बोलता है, इस बोरों की मैं रजाई सिलूँगा, अगर काम के होते तो दुकान के बाहर नहीं होते, सड़क के किनारे ले जाओ, कोई काम नहीं है इसका, वैसे भी गाड़ी वाला आता तो कचरे में डाल देता। दुकानदार की बात से विनीता और काजल दोनों खुश हो जाती हैं और सारे बोरे लेकर
उसी मैदान में आ जाती हैं। बाकी तीनों बहुएं पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। दीदी ये देखो, हम बोरे लेकर आ गए हैं, आज बिछा कर सोएंगे, इससे ठंड कम लगेगी, इससे तो हम ओढ़ भी सकते हैं। आप यह क्या लाई हो भूसे, इसका क्या होगा? चूल्हा जलाने के काम तो आ ही सकता है, वैसे काम मिला क्या नहीं। लेकिन चिंता अभी यह है कि हम रहेंगे कहाँ, ऐसे इस पाइप में तो दिन गुजरेंगे नहीं। पांचों बहुएं चिंतित थी कि हम लोग रहेंगे कहाँ। तभी बोरे और भूसे को देखकर बड़ी बहू के दिमाग की बत्ती जल जाती है। हम इस बोरे में भूसा भरकर घर बना सकते हैं, वैसे भी बोरे गर्म होते हैं, ठंडी से बचने में मदद मिलेगी हमें। अरे वाह, हाँ दीदी, आपने तो गजब का आइडिया बताया है। फिर पांचों बहुएं बोरे में भूसा भरने लगती हैं और एक के ऊपर एक भूसे से भरा हुआ बोरा भरकर भूसे और बोरे का बना हुआ घर तैयार करती हैं और घर की खिड़कियों पर बोरे से बने हुए पर्दे लगाती हैं ताकि बाहर की ठंडी हवा घर में ना आ सके। हमने तो जितना सोचा था यह उससे भी ज़्यादा अच्छा बन गया है। लेकिन क्या हम ठंड में ज़मीन पर सोएंगे? तभी पूर्णिमा बोलती है, बोरे बिछाकर सो जाएंगे, बोरा भी तो गर्म होता है। जिसके बाद उस रात सभी अपने बोरे से बने घर में बोरा बिछाकर सो जाती हैं। लेकिन अगले दिन पांचों बहुओं को ज़मीन की ठंड से सर्दी लग जाती है। सभी बहुएं छींकने लगती हैं, आच्छू करने लगती हैं। बहुत तेज़ सर्दी लग गई है दीदी, आपने ही तो बोरे बिछाने का सुझाव दिया था ना। आप देखो, आपको भी सर्दी हो गई है और हम सबको भी हो जाएगी। सारी बहुएं छींक छींक करने लगी और वह सब परेशान हो जाती हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी और हम बीमार पड़ जाएंगे, तो दवा के भी पैसे नहीं हैं। दीदी क्यों ना हम इस बोरे में भूसा भरकर बेड बना लेते हैं, इससे हमें सोने में भी राहत मिलेगी और भूसे बोरे से बना हुआ बेड काफ़ी आरामदायक भी होगा। अरे वाह, यह तो हमने सोचा ही नहीं था, यह आइडिया बहुत अच्छा है। और फिर जिसके बाद पांचों बहुएं बोरे में भूसा भरकर एक बड़ा सा बेड तैयार करती हैं ताकि पांचों बहुएं आराम से अब बेड पर सो सकें। जिसके बाद पांचों अपने अपने काम पर चली जाती हैं। बहुएं खेतों में काम करने जाती हैं वहाँ से और भूसा लेकर आती हैं और बाकी दो बहुएं काम से लौटते समय राशन वाले की दुकान से खराब बोरे ले आती हैं। रात में भूसा जलाकर पांचों चूल्हे पर खाना बनाती हैं और फिर अब धीरे धीरे ठंडी बढ़ रही है। ज़मीन इतनी ठंडी है कि ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जा रहा है, तो बोरा बिछाने के बाद भी ठंड लग रही है। तभी तीसरी बहू बोलती है, हमने जैसा घर बनाया, बेड बनाया, वैसे ही हम इन बोरों से भूसा भरकर बैठने के लिए काउच बना सकते हैं। वो आरामदायक भी रहेगा और ठंड भी नहीं लगेगी। हम आराम से बैठकर उस पर खाना खा सकते हैं। फिर पांचों बहुएं बोरों में भूसा भरकर बैठने के लिए काउच तैयार करती हैं और फिर मज़े से बैठकर खाना खाती हैं। आज तो मज़ा ही आ गया। इतना सुख तो ससुराल में भी नहीं था जितना यहाँ है। लेकिन अगर काउच की जगह टेबल कुर्सी होती तो ज़्यादा अच्छा था। हाँ वो तो है, लेकिन कहाँ हमारा नसीब इतना है, वही बहुत है जितना है मेरे पास। टेबल कुर्सी बड़ी बात थोड़ी ना होती है दीदी। मैदान में देखो कितने सारे गत्ते पड़े हुए हैं, हम इससे बना सकते हैं। जिसके बाद बहुएं गत्तों को अंदर लाकर उस पर भूसा और बोरे चढ़ाती हैं और भूसा, बोरे और गत्ते का इस्तेमाल करके टेबल और कुर्सी तैयार करती हैं। मैंने नहीं सोचा था यह इतना सुंदर बन जाएगा। बहुत प्यारा बना है ना नीलिमा? अभी तो हमें ठंड के कपड़े भी सिलने होंगे दीदी, वरना ठंड में हालत ख़राब हो जाएगी। कल बाज़ार से कैंची और सुई धागा लेकर आएंगे। और वहीं अगली रात खाने के बाद पांचों बहुएं कैंची लेकर बोरी काटने लगती हैं और उनके पास मशीन ना होने के कारण हाथ से ही सुई धागा से अपने लिए कपड़े तैयार करती हैं और पहनकर देखती हैं। अरे वाह, यह तो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही है। इसे पहनने के बाद बाज़ार में बिकने वाले स्वेटर की ज़रूरत ही नहीं है। चलो दीदी, अब नींद आ रही है, सोते हैं, कल फिर से काम करने जाना है। पांचों बहुएं अपने बनाए हुए बेड पर जाकर सो जाती हैं। लेकिन आधी रात में विनीता और काजल दोनों बेड के दोनों साइड से धड़ाम से नीचे गिरती हैं और वो फिर से बेड पर सो जाती हैं। आधी रात में 3 बार वो धड़ाम धड़ाम बेड से गिरती हैं। वहीं अगली सुबह, दीदी आज रात में तो हालत ख़राब हो गई थी मेरी। मैं तो और काजल दीदी बार बार बेड से गिर रही थी। समझ में नहीं आ रहा है, लगता है यह बेड छोटा पड़ गया है। हमने सोचा था कि हम पांचों आराम से इस पे सो जाएंगे,
ना बाबा ना, अब तो मैं इस पर हरगिज़ नहीं सोऊंगी। अब की गिरी तो चोट लग जाएगी तो क्या करूंगी, फिर तो मेरा कल्याण हो गया ना। हम तुम्हारे काजल के लिए बोरे में भूसा भरकर बढ़िया सा गद्दा बना देंगे ताकि तुम दोनों आराम से सो सको। फिर पांचों बहुएं मिलकर बोरे में भूसा भरकर गद्दे तैयार करती हैं और साथ में बोरों को हाथ से सुई धागा से जोड़कर ओढ़ने के लिए चादर भी बनाती हैं। अब काजल और विनीता आराम से गद्दे पर सोती हैं और बाकी बहुएं बेड पर बोरे से बनी चादर ओढ़ कर सोती हैं। वहीं सारी बहुएं अब बोरे से बने कपड़े ही पहनती हैं, जहां आसपास के लोग देखकर भी काफ़ी हैरान होते हैं। एक दिन जब बहुएं बाजार में सब्जी खरीदने जाती हैं तो एक पड़ोसन उन्हें मिलती है। कैसी हो पूर्णिमा बहू? काकी जी आप यहाँ? बस सब्जी लेने आई थी। वैसे बहुत बुरा हुआ तुम पांचों के साथ। कहाँ रह रही हो बहू? बस काकी यहीं पास में ही रह रहे हैं। चलिए ना, थोड़ा सा चाय पी करके उसके बाद जाइएगा। फिर पूर्णिमा जानकी को अपने साथ अपने बोरे और भूसे से बने घर में ले जाती है, जो कि अंदर से बहुत गर्म होता है। यह घर तो काफ़ी अलग है बहू, और तुम सबके कपड़े भी। कितना सुंदर लग रहा है तुम लोग का कपड़ा, सब बोरों से बना है। काकी आप बैठिए ना कुर्सी पर। फिर जानकी कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी छोटी बहू विनीता जानकी के लिए चाय पानी लेकर आती है और बोरे से बने हुए टेबल पर वो उसे चाय देती है। लीजिए पीजिए आंटी जी, यह तो बहुत बढ़िया है टेबल कुर्सी। सब बोरे और घास से बनी है ना, काफ़ी बहुत मजबूत है। फिर जानकी मज़े से चाय पीती है। और बहू सब ठीक है ना? लेकिन तुम्हारे घर में ये बोरे से बने हुए कपड़े और सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तुम्हें इसे समेट कर रखना चाहिए, वरना इतना बढ़िया घर कबाड़ जैसा लगने लगेगा बहू। हमने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया काकी। थैंक यू आंटी जी, हम ज़रूर कुछ जुगाड़ करेंगे। वैसे तुम्हारे बोरे से बने हुए कपड़े काफ़ी सुंदर हैं और आरामदायक लग रहे हैं, गर्म भी हैं। हाँ बिल्कुल, यह बहुत ही ज़्यादा गर्म है आंटी जी, कंफर्टेबल भी हैं। क्या तुम मेरे लिए बना कर दोगी? बाज़ार में स्वेटर बहुत महंगे हैं, तुम्हें तो पता है ना बेटा। हमने एक्स्ट्रा बनाया है आंटी जी, आप वो ले जाइए। फिर नैना अपने पास से बोरे से बना हुआ एक स्वेटर लाकर जानकी को देती है और जानकी जी खुशी से वहाँ से चली जाती हैं। सब अच्छा था, लेकिन जब जानकी काकी आई और उन्होंने कहा कि घर फैला है तो बहुत बुरा लगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। हमें एक अलमारी बनानी होगी। अभी भी कुछ गत्ते बचे हुए हैं, हम गत्ते और भूसे चिपका कर फिर बोरी से लपेट कर अलमारी बनाते हैं। मजबूत भी रहेगी और सामान रखने के लिए अच्छा रहेगा। फिर बहुएं गत्ते का इस्तेमाल करके उस पर भूसा चिपका कर एक बोरी से कवर करती हैं और बढ़िया सी एक बड़ी सी अलमारी तैयार करती हैं। देखो कितना आसान था, कितना जल्दी हो गया ना। हाँ दीदी, अब सारे कपड़े और बिखरा हुआ सामान हम अपनी भूसा और बोरी से बनी हुई अलमारी में रख देते हैं। पांचों बहुएं मिलकर घर को समेटती हैं और सारा सामान अलमारी में रख देती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे बहुएं घर की गृहस्थी का सामान तैयार कर लेती हैं। वहीं जानकी जी बहुओं से जो स्वेटर लेकर गई थी, वो मज़े से मोहल्ले में बहुओं की तारीफ़ करके वो स्वेटर पहनती हैं और अपनी पड़ोसन राधिका से कहती हैं, राधिका यह बोरी से बना हुआ स्वेटर मुझे कमला की बहुओं ने गिफ्ट किया है, बड़ा ही गर्म और आरामदायक है। अच्छा ठीक है ना पाँचों अब? अरे कमला को तो दया ही नहीं आ रही है अपनी बहुओं पर। पाँचों अब खुश हैं, अपना बढ़िया सा घर भी बना लिया है पाँचों बहुओं ने, बढ़िया है। और देखो पाँचों के जाते ही कमला के घर की बर्बादी भी तो शुरू हो गई है। पाँचों घर का ख्याल रखती थी, सबका ख्याल रखती थी, अब ठंडी से परेशान पूरा परिवार बीमार पड़ा हुआ है। बच्चों को की भी हालत ख़राब कर दी उन्होंने। जाने दो राधिका, बुरों के साथ बुरा ही होता है। वहीं अब जानकी जी जब मोहल्ले में कमला की पाँचों बहुओं के गुण गाती हैं तो यह बात कमला तक भी पहुंचती है। तभी कमला अब जानकी से पूछती है, जानकी बहन कैसी है मेरी बहुएं, ठीक है ना? आज बहुत याद आ रहा है बहुओं की। जब घर से निकाली तब तो याद नहीं आई। वैसे तुम्हारी बहुएं ठीक हैं, खुद का घर बनाया है उन्होंने, बड़ा सा बोरी और भूसे से, काफ़ी गर्म है घर और मज़े से रह रही हैं सब। तभी कमला बोलती है, जब से मेरी बहुएं गई हैं मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। हाँ पहले कदर कर लेना था। जाओ, नदी के पास वाले मैदान में ही रहती हैं वो बहुएं। फिर कमला अपनी बेटी कीर्ति और बहुओं के दोनों बच्चों के साथ में बहुओं के घर उनसे मिलने जाती है, जहाँ बहुएं बोरे से बने हुए कपड़े बेचने के लिए
सिल रही थी। पांचों अपनी सास नंद को वहाँ आया देखकर हैरान हो जाती हैं। अरे आप यहाँ कैसे? तभी उसकी सास कमला, बहू मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, अब मुझे इसका एहसास हो रहा है। भाभी हमने आपकी बात नहीं मानी, जिस कारण अब हम सब घर में बीमार पड़े हुए हैं। भैया की भी तो कमाई भी नहीं है इतनी कि सब मैनेज हो सके, सारा पैसा दवाई में ही लग जा रहा है। तभी उसका बेटा बोलता है, मम्मी अब हम आपके पास से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ मम्मी हम यहीं रहेंगे। पापा दादी बुआ इनके साथ नहीं रहना, ये लोग गंदे हैं, आपको हमसे अलग कर दिया इन्होंने। ऐसा नहीं कहते बेटा, यह दादी है। वो बहू घर चलो, तुम्हारा ससुराल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तभी बड़ी बहू बोलती है, हम घर नहीं जाएंगे माँ जी, आज हमारे पास आसरा है। यह देखकर आप यहाँ आई हैं, लेकिन तब एक बार भी नहीं सोचा आपने हम पांचों गरीब बहुएं कहाँ जाएंगी? कल को हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? भला इतना मत इतराओ भाभी, हमारे सिवा कौन है आपका? भूलो नहीं, छत की मरम्मत के पैसे मांगने आई होगी। घमंड जाग गया लगता है, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया इसका। माँ जी हमारे बच्चे छोड़ दीजिए और आप जाइए यहाँ से, हम उस घर में कभी नहीं आएंगे। सास कमला अपनी बेटी कीर्ति के साथ मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं बहुओं के ससुराल में टूटी छत और खिड़कियों के कारण बाहर से बहुत तेज़ ठंडी हवाएं आती थी और घर में गरीबी के कारण इनके पास ना ढंग से ओढ़ने का था ना बिछाने का। ठंडी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आधी रात में कीर्ति और उसकी माँ आपस में बातें कर रही थी। बहुत तेज़ ठंड लग रही है बेटा, बहुत ठंडी बढ़ गई है। शायद भाभी के कहने पर हमने घर की मरम्मत करवा ली होती, आज यह दिन नहीं देखना पड़ता माँ। अरे तुम दोनों की वजह से ही बहुएं चली गई, अब देखो वो मज़े से रह रही हैं और हम यहाँ ठंड में परेशान हो रहे हैं। अब क्या मुँह लेकर जाएंगे बहुओं के पास? कमला मेरी तो हिम्मत नहीं होती, अब एक बार जाकर आ गई हूँ, उन्होंने आने से मना कर दिया है। यहाँ ससुराल वाले ठंड से परेशान थे। पति शाम में ओस में भीग कर घर आते हैं और रात में छत टूटी होने के कारण ठंडी हवाओं के साथ घर में ओस भी बरसती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ससुराल वालों की हालत ख़राब हो रही थी। वहीं बोरों से और भूसों से बने घर में बहुएं आराम से रह रही थी और अब तो उन्होंने अपना खुद का काम भी शुरू कर दिया था। दीदी देखो ना, मैंने बच्चों के लिए कितनी बढ़िया फ्रॉक बनाई है। चाची मेरे लिए आपने नहीं बनाया, ये लो मेरी गुड़िया तेरे लिए बनाई है। तभी तो फ्रॉक बनाने का आइडिया आया। और मेरे लिए कपड़ा कौन बनाएगा चाची? छोटी चाची है ना तुम्हारी, मैं बनाऊंगी। फिर विनीता सोनू के लिए शर्ट और पैंट तैयार करती है। वाह चाची, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और इसमें तो ठंडी भी नहीं लग रही है। बाकी के बोरी से बने हुए कपड़े गरीबों में देने हैं और बाज़ार में भी लेकर जाकर बेचना है। फिर गायत्री और पूर्णिमा बोरी से बने हुए कपड़े ले जाकर गरीबों में दान करती हैं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, सारे गरीब खुश हो जाते हैं। तुम पांच बहुत अच्छी हो, रोज़ यहाँ कपड़े बांटने आती हो। अगर तुम ना होती तो हमारी ठंड में तो हालत ख़राब होने वाली थी। शुक्रिया बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। काकी ये लो, आप भी ये स्वेटर और बोरे से बनी शॉल ओढ़ लो बेटी, भगवान तुम्हें खूब तरक्की और लंबी उम्र दें। ऐसे ही जब बहुएं गरीबों में बोरी से बने हुए ठंड के कपड़े दान करती हैं तो बदले में उन्हें काफ़ी दुआएं मिलती हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। वह रोज़ गरीबों में कपड़े दान करने जाती हैं। वहीं बाज़ार में लोग लाइन लगाकर पांचों बहुओं के बनाए हुए बोरी से बने गर्म कपड़े खरीदते हैं। दीदी यह बोरी की शर्ट कैसी थी? बहुत बढ़िया है, दो दे देना, और एक फ़्रॉक और एक बोरी से भरा सलवार कमीज। ये कपड़े इतने गर्म हैं कि स्वेटर से ज़्यादा किफ़ायती हैं। ये लो भैया, ये आपके कपड़े, इसके हुए 1050। ये लो बहन जी आपके पैसे। आप मुझे ये बोरी से बनी हुई हुडी दे दो और ये लो आपके हुए 250। यह तो सही है, बाज़ार में नॉर्मल हुडी भी 500 की आती है। ये लो पैसे। ऐसे ही सभी ग्राहक आते और अपने मनपसंद के बोरी से बने गर्म कपड़े लेकर जाते। तभी वहाँ बहुओं के ससुराल के पड़ोसन राधिका आती है। क्या तुम पांचों इतनी निर्दयी हो गई हो? वहाँ ठंड में तुम्हारी सास ननद ससुर पति की हालत ख़राब है
और यहाँ तुम पाँचों पैसे गिनने में लगी हुई हो। मेहनत की कमाई है दीदी, फ्री की नहीं। एक दिन हम भी बेघर थे, कोई देखने वाला नहीं था, तब तो किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा। तभी जानकी काकी, देखो तुम्हारी सास की ठंड में हालत बहुत ख़राब है, अगर तुम उनकी सेवा करोगी तो अच्छा रहेगा। राधिका यह बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी रात में जब पांचों बहुएं घर आती हैं तो आज किसी का भी मन नहीं लग रहा था। हम घर चलते हैं, कुछ भी हो हमारा घर है वो, वहाँ रहने वाले हमारे अपने हैं। जिसके बाद पांचों बहुएं अपने ससुराल जाती हैं। उनका पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। बहुत दिन घर में खाना नहीं बना। पूरे घर में ठंडी हवा, छत पहले से ज़्यादा टूट गई थी और सभी बिस्तर पर पड़े हुए थे, खांस रहे थे और सबका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तुम पाँचों यहाँ कैसे? हमारी हालत पर तरस खाने आई हो क्या? उसके पति बोलते हैं, नहीं, आप लोगों को अपने साथ लेकर चलने आए हैं हम। मुझे माफ़ कर देना विनीता, उस दिन मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाया। तभी विनीता बोलती है, मेरे पति ना होते तो ज़िंदगी भर बात भी नहीं करती मैं तुमसे, लेकिन क्या करूं, शादी की है, मजबूर हूं। लो पहले ये गर्म कपड़े पहन लो, अच्छा लगेगा। विनीता सबको कपड़ा देती है। पांचों बहुएं अपने ससुराल वालों को गर्म कपड़े पहनाने के लिए देती हैं। अब आप सभी हमारे साथ चलो, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। तू हमसे नाराज़ नहीं न है बहू? कमला बोलती है, नाराज़ होकर क्या आप लोगों को यह तकलीफ़ में छोड़ दूँ? नाराज़ होने से भी क्या होता है, तो आप हमारे अपने ही हैं। फिर बहुएं सभी को, घर वालों को अपने साथ ले जाती है। पांचों बहुओं के पति और उनके सास ससुर बहुओं का घर देखकर हैरान थे। उस घर में ज़रूरत का हर सामान था। यह सब तुम पाँचों ने मिलकर खुद से बनाया है ना बहू? हाँ, हार मान लेते तो आपके जैसे हालत होते आज हमारे। आज सभी अपने किए पर शर्मिंदा थे। पांचों बहुएं ससुराल वालों के लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाती हैं और गर्म पानी देती हैं ताकि सर्दी ना लगे। जिसके बाद काजल भूसे से आग जलाती है ताकि सब आग में हाथ पैर सेक सकें। जब तक सभी हाथ पैर सेकते हैं, पांचों बहुएं मिलकर बोरी और भूसे से ढेर सारे गद्दे और रजाई तैयार करती हैं और साथ में तकिया भी, ताकि रात में सभी आराम से सो सकें। चलो, सबके लिए बिस्तर तैयार हो गया है, अब आप लोगों को ठंड में सोना नहीं पड़ेगा। हमारे लिए छोटा बिस्तर नहीं तैयार की मम्मी? वो देखो, तुम्हारे लिए छोटा बेड तैयार किया है मैंने। बेटा, तुम और नीतू आराम से उस पर सो सकते हो। जिसके बाद अब पांचों बहुएं अपने ससुराल वालों के साथ भूसे और बोरी से बने घर में खुशी से रहने लगती हैं और वो अपनी कमाई के पैसों से एक मशीन लेकर बोरी के कपड़े काट कर मशीन पर सिलती है और भारी मात्रा में ठंडी में बोरी से बने हुए कपड़े बेचती है। तभी पूर्णिमा का आदमी बोलता है, तुम्हारी मदद करेंगे हम, अब तबीयत ठीक है पहले से? ठीक है, फिर हम यह कपड़े सिलते हैं, आप बाज़ार में बेच आओ। ऐसे ही अब बहुओं की अच्छी आमदनी होने लगी और सभी बहुएं हर संडे मिलकर ढेर सारे बोरी से बने कपड़े मिलकर गरीबों में बांटा भी करती हैं। मुझे हीरा बहुएं मिली हैं, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाई। बहू, माफ़ कर देना मुझे। तुम पाँचों कितनी अच्छी हो, आज मुझे पता चला है। और घर के साथ साथ कमाई भी कर रही हो। सभी हंसी खुशी मिलकर सास के साथ रहने लगती हैं।